इलेक्ट्रिक डाइपोल, इधर 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 दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो उसके साथ क्या होगा? तो मन में होना चाहिए, अगर नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, वो भी देख लेंगे, पहले यूनिफॉर्म का देखते हैं। हाँ, चलो, एक यूनिफॉर्म के लिए अगर किसी जगह पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी वहां पे? पैरेलल होंगी। अगर कहीं पे ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैसा है? यूनिफॉर्म है। इसमें मैंने एक डाइपोल को रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2a। चलो, इधर ध्यान दो। हाँ भाई समर्थ, बताओ, खड़े हो जाओ जल्दी। ये डाइपोल है, इसको रखा गया है एट सम एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पे रखा गया है इसको। थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर? दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो मुझे ये बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो इसके साथ क्या होगा? चलो बताओ, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को, अब ये सब पढ़ रखे हैं, किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कितनी लगती है? क्यू ई। किस तरफ? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगती है ना भाई। अर्थात अगर ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड के और फोर्स वेक्टर क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। इफ दिस इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर कैसे होंगे? पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स वेक्टर भी किधर होगा? इस तरफ। इस पे फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? क्यू इंटू ई। चलो अब बताओ, निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा? निगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा? अब यहीं पे देखो, तुम यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू निगेटिव रख दूं तो फोर्स वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग कि अगर निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यू कितनी होगी भाई? मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट। बैठ जाओ। एक बात उसने बोली, वो बात गलत ही सही है, बट बहुत नेचुरल बात है, और तुम लोग पढ़ने बैठे हो, तुम लोगों से कोई भी नहीं पूछा। कल ही बताया था भाई, एक इलेक्ट्रिक, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज कुछ दूरी पे रखे हैं। भाई ये सबको तो जाने दो, ये बताइए पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा है? वो तो जाने दो, उसने गलत ही बोला, बट उसने बहुत नेचुरल बात बोली कि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। इनके बीच में क्या फोर्स नहीं लग रहा है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे अच्छा ऐसे हटा दो, ऐसे ही डाइपोल बाहर रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाओ। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। अगर भाई टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर ना। जाके सोचना इसके ऊपर, तब बताऊंगा कल, कल आंसर बताऊंगा। सोचना, डाइपोल किसके लिए डिफाइन किया था ये भी सोचना है इसके बाद, तब शायद आंसर मिलेगा, तब शायद आंसर मिलेगा, थोड़ा सोचना। चलो, बताऊंगा कल, एक दिन सोचो जाके। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे सोचना ही क्या जब कल आंसर मिलना ही है। हाँ, इधर हो गया क्यूई, इस पे हो गया माइनस क्यूई। अगर ऐसा सोचो ये डाइपोल है, तो इसके इस एंड पे इधर फोर्स लगने लगा, इस एंड पे इतना, नेट फोर्स डाइपोल पे कितना है? जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पे कितना है? जीरो। नेट फोर्स डाइपोल पे जीरो है। हमने पढ़ा था रोटेशनल मोशन, अब ये चैप्टर पढ़ने में मजा ही आता है रोटेशनल मोशन के बाद। रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, अगर किसी ऑब्जेक्ट में नेट फोर्स जीरो होती है तो इस उस ऑब्जेक्ट पे हर एक एक्सिस के बाद क्या होता है? सेम। चाहे जिस एक्सिस के बाद देख लो, टॉर्क क्या हो जाता है? सेम। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है तो हम लोग बोल देते थे कि अगर
नेट फोर्स 0 है और नेट टॉर्क भी 0 है। फिर मैं पूछता था किस एक्सिस के अबाउट, तो मैं फिर आंसर आता था किसी भी एक्सिस के अबाउट, क्योंकि अगर फोर्स 0 है तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होता है, सेम। तो अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 है, लेकिन ये फोर्स जो है ये क्या एक ही पॉइंट पे लग रही है क्या? नहीं, ध्यान से देखो, ये दो इक्वल अपोजिट और पैरेलल फोर्स है। कैसी फोर्स है? इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक इधर एक इधर, अपोजिट इन डायरेक्शन और पैरेलल। एक ही पॉइंट पे नहीं लग रही है ना, इनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग है, तो ये क्या फॉर्म कर लेंगी, कपल फॉर्म कर लेंगी, और ये क्या लगाएंगे, टॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टॉर्क। अब सवाल आता है टॉर्क तो सर एक्सिस पे डिपेंड करता है, आर क्रॉस एफ, आर तो टॉर्क तो एक्सिस पे डिपेंड करता है, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लगाए? किसी भी एक्सिस के अबाउट लगा लो, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होता है तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या आता है, सेम आता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मन करे, सेंटर के अबाउट मन करे सेंटर के अबाउट निकाल लो, इसके एक्सिस, इस पॉइंट के अबाउट मन करे इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो, इस पॉइंट के मन करे इस पॉइंट के अबाउट निकाल लो। ऐसा क्वेश्चन करके रखा था ना, एक रॉड पे नेट फोर्स 0 आता था, अलग अलग पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे थे, हर पॉइंट पे टॉर्क सेम ही आता था। करा था ना? याद है कुछ? चलो ठीक है, जाके देखना, रिवाइज करना। चलो टॉर्क निकालने की कोशिश करते हैं। नेट फोर्स तो 0 है। अच्छा एक लिख देते हैं, द फोर्सेस QE and minus QE are equal, opposite and are acting along different lines. The forces plus QE and minus QE are equal, opposite and are acting along different line. इसका line of action ये है, इसका line of action ये है. So they will form a couple and a torque will act. बात करने वाली कौन सी बात? क्या भाई? जब तुमको देख, तुम उठो वहां से, उठो उठो, इधर आके बैठो, अभिजीत के बगल आके बैठो, थर्ड सीट पे यहाँ पे। चलो, द फोर्सेस प्लस QE एंड माइनस QE आर इक्वल, अपोजिट, या ये भी लिख सकते हो दैट फोर्सेस ऑन द डाइपोल, ये लिख दें क्या? ये लिख लिया उसको, रुक जाओ, लिख लिए थे तो कट कर दो, और क्या? कौन है भैया ये कौन प्रेशर कुकर बनना चाहता था? और एक मीम आता है ना, वांटेड टू बी दिस बट फैमिली ने प्रेशराइज करके ये बना दिया ना, तो वांटेड टू बी प्रेशर कुकर बट फैमिली फोर्स टू बिकम नीट एस्पिरेंट। बस बस बस, हो गया। द फोर्सेस ऑन डाइपोल आर, the forces on dipole are equal, opposite and are acting along different lines, so they will form a couple and a torque will act on the dipole. Since force 0 है, since net force 0 है, torque about any of the axis will be same, ये भी लिख दे रहे हैं। Since net force on dipole is 0, so torque about any of the axis will be same. So torque about any of the axis will be same. किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल लो, सेम ही है। दो फोर्स लग रहा है, एक इधर एक इधर, चाहे तो हम सेंटर के अबाउट, सेंटर डाइपोल के अबाउट भी टॉर्क निकाल सकते हैं, पर आसान तो ये होगा एक ऐसा पॉइंट पकड़ ले जहां से फोर्स पास ही कर रही हो, तो इस फोर्स की वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। तो सिर्फ एक दूसरी फोर्स की वजह से टॉर्क पता करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ही फाइंड करने लगूं, तो इस इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये तो इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। ये तो पढ़े पढ़े तो थे, बस सब भूल ही गया है भाई। टॉर्क होता है R क्रॉस F,
पढ़े थे, ये डायग्राम बनाए थे, ये आर वेक्टर पे जाकर के फोर्स वेक्टर वर्क करता था और ये एंगल थीटा होता था। ये भी सीखा था इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे आगे बढ़ लो और ये आ जाता था आर साइन थीटा, आर साइन थीटा इंटू एफ। ठीक है, इधर 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 हो गया भाई। एक फॉर्मूला पूछ लेंगे सारी हंसी बंद हो जाएगी। हाँ, ये पढ़े थे ना, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जैसे अगर फोर्स यहीं पे लग जाती तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो कहां से, आर के पैरेलल हो गया, जिस पॉइंट की एवरेज निकालने वही हो गया, तो इस केस में टॉर्क क्या हो जाता, जीरो। क्योंकि इस केस में तो ये फोर्स इसको खींचना चाहती, घुमाने का तो कोई टेंडेंसी है नहीं, और किसी भी फोर्स की जो रोटेशनल टेंडेंसी होती है वही टॉर्क के बारे में बताता है। सही बात है। चलो अब यही चीज देखो, अगर इस पॉइंट की एवरेज में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ टॉर्क, तो ये क्यू ई तो यहीं से जा रही है, तो ये इसको घुमाना तो चाहते ही नहीं, इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखना इस फोर्स की वजह से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितने दूर पे है भाई, ये डिस्टेंस 2a है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा बोलो, बोलो। ये 2a है, ये थीटा है, तो इधर 2a cos थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट ऑफ रोटेशन, यही देखते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और पॉइंट ऑफ रोटेशन के अराउंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 2a sin थीटा। देखो इधर, इसका कोई पॉइंट दे दूं मैं, कुछ भी नाम दे दो, m पॉइंट ले लो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट m, टॉर्क अबाउट पॉइंट m विल बी फोर्स into perpendicular distance from perpendicular distance from point of rotation, perpendicular distance from point of rotation to line of action of force। पॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या हो गया, फोर्स कितना हो गया, क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a sin थीटा, क्यू इंटू 2a को क्या बोल सकता हूं, p, डाइपोल मोमेंट, और ये क्या आ गया, p, और ये हो गया ई, और ये हो गया साइन थीटा। इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये हो गया टॉर्क। किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना चाहो सेम होगा, सेंटर, जिसको अगर कुछ करने का मतलब सेंटर निकालने की कोशिश करना सेम ही आएगा। उस केस में क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ के लिए लाइन ऑफ एक्शन, देखो ये ए साइन थीटा आ जाएगा ना इसके लिए, क्यू ई इंटू ए साइन थीटा और क्यू ई इंटू ए साइन थीटा, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन तो क्या है, सेम ही है, टू क्यू इंटू टू ए साइन थीटा फिर भी आएगा। इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे तो इसका इस फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो, सिर्फ इसकी वजह से आएगा क्यू इंटू टू ए साइन थीटा। समझ में आई बात, तो टॉर्क आ गया पी क्रॉस ई, या फिर जिसको बोलते हैं पीई साइन थीटा। ध्यान देना, पी तो है डाइपोल मोमेंट, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है। ठीक, चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा, चेंज क्या हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना, किस किस एंगल पे तुम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रख रहे हो, तो मतलब टॉर्क जब मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। वेरी गुड, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अच्छा 90 के केस में रखा कैसा होगा टॉर्क, अरे सॉरी, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल रखा कैसा होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रखी जा रही है तो
नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। इस केस में क्या होने लगेगा, टॉर्क मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की P इंटू ई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसकी वजह से होगा क्या, इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, और ये चाहेगा क्या, इसको घुमाना चाहेगा, इसको घुमा के कहाँ लाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा, ऐसा करेगा ना। ठीक है, बैठो, वेरी गुड। तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, P इंटू ई। चलो, टॉर्क की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जीरो हो सकती है, कब कब होगा, जब साइन की वैल्यू जीरो हो, या तो साइन की वैल्यू 180 हो, सही बात है। देखो, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बहुत खास पॉइंट हो गए भाई। थीटा इज इक्वल टू 0, 180 वो पॉइंट हो गए पे फोर्स पहले से जीरो थी, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो था ही। अब 0 और 180 डिग्री पे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी चला आया। समझ में आई बात। लेकिन इक्विलिब्रियम दो तरीके का होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो थीटा इज इक्वल टू 0 भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, बट कौन स्टेबल कौन स्टेबल कौन सी अनस्टेबल, कैसे पता। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या पहचान, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब किया जाए तो वापस से वो वहीं पे आने की कोशिश करता है, और अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से ऑब्जेक्ट को हल्का सा डिस्टर्ब किया तो घूम करके तुरंत कहां पे आ जाता है, स्टेबल पे। देखते हैं कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल। हालांकि 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एक और पहचान होती है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। चलो देखते हैं। तो टॉर्क इक्वल टू 0 होता है थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। जरा 0 थीटा इक्वल टू 0 को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, कैसा दिखेगा। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है हमारा डाइपोल, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर, इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, इधर। दोनों तो पैरेलल वेक्टर हो गए ना भाई, दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। इस केस में टॉर्क भी जीरो है, फोर्स भी जीरो है। हमारा जो डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में पड़ा है, ट्रांसलेशनल रोटेशनल पूरा इक्विलिब्रियम में। चेक करते हैं कैसा इक्विलिब्रियम है। अगर इसको मैं हल्का सा डिस्टर्ब करूं, अपनी पोजीशन से हल्का सा डिस्टर्ब करूं, सपोज मैंने इसको डिस्टर्ब कर दिया इस तरीके से, माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो क्या होगा, फोर्स इस पे किधर लगने लगेगा, इधर, और माइनस वाले पे किधर लगेगा, इधर। इसकी वजह से टॉर्क किधर आने की कोशिश कर रहा है, इस तरफ को टॉर्क करने की कोशिश कर रहा है, आ रहा है कि नहीं। तो मतलब मैंने इसको इस तरफ डिस्टर्ब करना चाहा, लेकिन ये वापस कहाँ पे आना चाहता है, इधर ही आना चाहता है। ठीक, देख लो भाई, किसी भी पॉइंट के बाद फिक्स कर दो, टॉर्क के डायरेक्शन में दिक्कत है तो, हालांकि बताया गया है पर भूल गए हो तो कोई बात नहीं। इस पॉइंट के बाद देख लो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, आर ये है, आर ये, एफ ये, आर क्रॉस एफ किधर आ गया, इस तरफ आ गया कि नहीं, क्लॉकवाइज आ गया कि नहीं, मतलब इस तरफ को जाना चाहता है। ठीक, तो मैं इसको डिस्टर्ब किया, लेकिन ये वापस यहीं पे आना चाहता है। ऑब्वियस ये बात है कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। दिस इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। पक्की बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती होगी, हालांकि अभी पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव नहीं की है। जब पोटेंशियल पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उस केस में हम लोग यहाँ के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी डिराइव करेंगे, तब बात मेरी याद रखना। थीटा इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आती है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अब 180 का केस देखने की कोशिश करते हैं। 180 का क्या मतलब हो गया, पॉजिटिव चार्ज इधर, निगेटिव चार्ज इधर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर, इधर, डायपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 180 डिग्री, एंटी पैरेलल। ये कौन सी कंडीशन हो गई, चेक करते हैं। बात तो बोलने की अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट चेक करते हैं। यहां से इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया,
नेगेटिव वाले पे फोर्स किधर लगी, इधर, पॉजिटिव वाले पे फोर्स किधर लगी, इधर, ऐसा हुआ। इसके अबाउट टॉर्क चलो चेक करने की कोशिश करते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किधर आ गया, इधर, और आर किधर है, आर क्रॉस एफ पर की ओर आ गया, मतलब ये डायपोल तुरंत इधर आ गया। मतलब फ्लिप करके किस पोजीशन में आने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। इसको हम लोग देखते भी हैं भाई, ये भूल जाओ। अगर हम लोग ऐसे देखें कि एक वैली है इस तरीके की, यहाँ पे एक बॉल रख दी, यहाँ पे एक बॉल रख दी, इस बॉल को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, ये घूम फिर करके यहीं पे आ जाएगी। हालांकि शुरुआत में भी दोनों ही बॉल इक्विलिब्रियम थे, दोनों पे नेट फोर्स 0 था, बट इस वाले को, इस बॉल को यहाँ से डिस्टर्ब किया, ये घूम फिर करके यहीं पे आ जाएगी। इस वाले को हल्का से डिस्टर्ब किया तो ये घूम फिर करके कहाँ पे आना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो अनस्टेबल वाले को अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो जरूर से जरूर भाग करके कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो ये पता चल गया हमको कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क मैक्सिमम है, थीटा इक्वल टू 0 और 180 पे टॉर्क 0 है। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको एक लाइन लिख भी सकते हैं कि अगर हम लोग डाइपोल को डिस्टर्ब कर दिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा भी, देन इट विल कम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसको मैं लिख देता हूं, बस नोट कर लेना। इफ वी slightly if we slightly disturb if we slightly disturb the electric dipole if we slightly disturb the electric dipole from its unstable equilibrium position, if we slightly disturb the electric dipole from its unstable equilibrium position, it will orient itself in stable equilibrium position. समझ में आई बात। अब एक चीज तुम घर पे सोचना बैठ के, अभी क्या था, इस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी थी वो कैसी थी, यूनिफॉर्म थी। इस केस में फोर्स 0 होता है, 100% पक्की बात है, फोर्स 0 है। और 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जनरली तो क्या होगा, पी साइन थीटा होगा, लेकिन दो ऐसी कंडीशन है, 0 डिग्री 180 डिग्री, जहां टॉर्क 0 होगा। तो इस पे ऑप्शंस आते हैं एमसीक्यू में कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स विल बी 0 और मे और मे नॉट बी 0। पक्की बात नहीं थोड़ी है कि 0 ही होगा, सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री पे टॉर्क 0 होगा, 90 पे मैक्सिमम होगा, बाकी किसी डिग्री पे तो बाकी किसी थीटा पे तो पी साइन थीटा से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई। अब है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा। हाँ, नेट फोर्स 0। पक्की बात है क्या नेट फोर्स 0 नहीं होगा, पक्की बात है 100%। नहीं,